हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 31, जिसमें हम डिस्कस देखो हमारा जो लेक्चर 30 था हमने वहाँ से मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट की थी। ठीक है, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर कैसा होगा, कौन सा फोर्स लगेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ठीक है, दोनों में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड भी है। दोनों अलग अलग एक्सिस पे या दोनों पैरेलल एक्सिस पे या सेम एक्सिस पे या अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, थियोरेटिकल बिहेवियर देखेंगे हम, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो करेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए गाउस लॉ क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा लॉ है, कोई मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज़्यादा बड़ा लॉ नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गाउस लॉ बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसको हम समझेंगे क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक क्यों नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे ये एक बड़ा टॉपिक क्यों नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो गाउस लॉ है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो पहले हम डिस्कस करते हैं जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो फर्स्ट केस है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। इस केस में क्या होगा, ये मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है। कैप लगा लो यहाँ पे, वाई कैप जेड कैप। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस। अब मान लो इसमें जो सबसे पहला केस होगा हमारे पास, जो चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर पे रखा हुआ है। चार्ज पार्टिकल जो इसमें पहला केस होगा वो होगा चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्लेस्ड एट सेंटर। सेंटर पे चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है तो इसका मोशन किस टाइप का होगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को हमने सेंटर पे रख दिया तो इसका मोशन किस टाइप का होगा। अब देखो यदि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास तो चार्ज पार्टिकल का कैसा मोशन होता है। देखो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है F=QE। यदि वो रेस्ट पोजीशन में है तो भी उस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाएगा, क्योंकि एक एक्सीलरेशन होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो इस एक्सीलरेशन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मूव करने लग जाएगा v वेलोसिटी से। यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रही है जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अब देखो जैसे ही वेलोसिटी का यहाँ पे फैक्टर आएगा मैग्नेटिक फील्ड आने लग जाएगा वहाँ पे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स का भी वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, QV×B। अब V की ये डायरेक्शन है, B की ये डायरेक्शन है, V×B मतलब इस डायरेक्शन में जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा Fx डायरेक्शन में, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्यों होगा, V×B। जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा V×B। V की तरफ हम फिंगर्स करके B की तरफ कर्ल करें, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी V×B। तो इस फोर्स की वजह से इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो सीधा ना जाके वो थोड़ा सा ऐसे जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट वो रोटेट, देखो यदि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट रोटेट करता।
ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट वो रोटेट करता है। ये हमने केस देखा था, ये जब मैग्नेटिक फील्ड है इसमें चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो रोटेट करता है, ठीक है, एक रोटेशन लेता है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यदि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता और वो इस डायरेक्शन v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो वो रोटेट करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इधर भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है, इस टाइप की इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। यहाँ पे फिर यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर देखो इस पॉइंट पे, इन पॉइंट पे जो दोनों फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QV भी फोर्स है, दोनों फोर्स है वो। देखो एक फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है इधर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है v क्रॉस b की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे तो देखो v इधर था इनिशियल पॉइंट पे, तो फोर्स इधर लगा, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी ये होगी, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी ये होगी। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है वो किधर होगी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हमारे पास x डायरेक्शन में। मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन नीचे, मतलब फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, इस वजह से ये नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा अब वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है नीचे की तरफ, अब वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b किधर होगा हमारे पास, तो जो v क्रॉस b होगा, v को v की तरफ फिंगर्स करके b की तरफ कर्ल करो तो हमारा वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन माइनस x डायरेक्शन। तो यहाँ से एक राउंड लेगा और ऐसे मूव कर जाएगा, इस टाइप से इसका पाथ होगा, इसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट, ठीक है। पार्टिकल है वो जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट करेगा E क्रॉस B की डायरेक्शन में। यहाँ पे जो ड्रिफ्ट होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी E क्रॉस B, E क्रॉस B, E क्रॉस B की डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट करेगा। देखो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इधर मूव कर रहा होता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो सर्कल कर रहा होता, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जब हम कंबाइन निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसे हम कहेंगे साइक्लॉइड मोशन, साइक्लॉइड ट्रेजेक्टरी, साइक्लॉइड ट्रेजेक्टरी कह सकते हैं इसको, साइक्लॉइड ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। यहाँ रेडियस कम होगी, यहाँ रेडियस ज़्यादा होगी, यहाँ रेडियस कम होगी, यहाँ रेडियस ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ऊपर ज़्यादा है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम है, ठीक है। तो यहाँ रेडियस ज़्यादा होगी, यहाँ रेडियस कम होगी, तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो साइक्लॉइड मोशन होगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो E क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी E क्रॉस B की डायरेक्शन में। तो इसमें नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जब चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे, अभी हमने डिस्कस किया था वो रेस्ट पोजीशन पे है। सेकंड केस इसमें डिस्कस करते हैं जब चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और जो v वेलोसिटी है वो मान लो x डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या होगा हमारे पास केस, ठीक है। देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे होगी। देखो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर फोर्स लगेगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ तो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जाएगा ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल इनिशियली इधर मूव कर रहा था, एक फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस फोर्स की वजह से इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है ऊपर। यदि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगता, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता v क्रॉस b, ठीक है, v क्रॉस b किधर होता, v की तरफ, v इधर है x डायरेक्शन में, तो x क्रॉस z इस डायरेक्शन में एक फोर्स होता, ठीक है। v क्रॉस b मतलब माइनस ये x है ये z है, तो माइनस y डायरेक्शन में एक फोर्स होता, तो चार्ज पार्टिकल है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता, ठीक है, चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर जाता और कंप्लीट सर्कल कर जाता, मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट कंप्लीट सर्कल कर जाता। यदि हमारे पास दोनों फोर्स है वो इक्वल है इस चार्ज पार्टिकल पे, एक नीचे की तरफ लग रहा है एक इस तरफ लग रहा है, यदि दोनों फोर्स टू फोर्स आर
इक्वल, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी। वी क्रॉस बी को वी बी लिख देंगे क्योंकि वी और बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वी क्रॉस बी को हमने लिख दिया वी बी। तो v क्या आएगा e बाई बी। यदि चार्ज पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी e बाई बी होती है, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे नेचर में, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिस वजह से नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जो पार्टिकल पे होगा वो जीरो, नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाएगा यदि पार्टिकल की वेलोसिटी e बाई बी है। यदि पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाय बी है, यदि पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाय बी है, तो जो चार्ज पार्टिकल वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। यदि पार्टिकल की वेलोसिटी लेस देन ई बाय बी है तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस केस में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा यदि पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाय बी का रेशियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, उन दोनों का जो रेशियो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा निकल जाएगा। इसको वेलोसिटी सिलेक्टर के रूप में भी काम में लेते हैं। पार्टिकल की जो पार्टिकल है उनको सिलेक्ट करने के काम में भी लेते हैं, कौन सा पार्टिकल आ रहा है हमारे पास, उनको पार्टिकल को छांटना। बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन है पार्टिकल के, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन है, उन सभी पार्टिकल को हम एक साथ गुजारेंगे और हमें हाइड्रोजन पार्टिकल को अलग करना है। तो हाइड्रोजन पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से सेट करेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी से मैच करे। ठीक है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उनसे वो मैच करे। उन काइनेटिक एनर्जी को इससे मैच करवा के हम आराम से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, प्रोटॉन पार्टिकल आ रहा है, न्यूट्रॉन पार्टिकल आ रहा है, इनकी हमें वेलोसिटी पता है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से सेट करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी से वो मैच कर जाए। जो पार्टिकल की वेलोसिटी इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से मैच करके वो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, बाकी पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सभी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल के लिए ही होगा सिर्फ। ठीक है, नॉट चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं होगा, अनचार्ज पार्टिकल के लिए नहीं होगा, सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए होगा। अब हम डिस्कस करते हैं यदि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल डायरेक्शन में तो क्या होगा। देखो यहाँ कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे, थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। क्या होगा यदि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और वो एंटर करता है तो उसका ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, इस पे क्वेश्चन बन जाता है इन जनरल इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो तुम्हें किसी भी बुक में मिल जाएगी। इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन लिख सकते हो तुम। जो टोटल फोर्स होगा यहाँ पे वो लॉरेंज फोर्स होगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये टोटल लॉरेंज फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बना सकते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन इसी फोर्स से होगी। यही मेन सोर्स है हमारा, जो मेन सोर्स है कैलकुलेट करने के लिए वो यही है, यहीं से सारी कैलकुलेशन होगी इसी फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, पैरेलल है, वो सभी यहाँ पे कंसीडर करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी, अलग अलग डायरेक्शन में एक्सिस जो हमारी ट्रेजेक्ट्री होगी पार्टिकल की वो कैसे होगी, वो सब इसी इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखते हैं हम ई और बी जब दोनों पैरेलल डायरेक्शन में हैं तब पार्टिकल का नेचर कैसे, पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। मान लो इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, इसी डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। पहला केस है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पोजीशन पे है। चार्ज पार्टिकल जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर मूव करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा उस पर क्यू ई, इस फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगी। तो v की और b की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड और v की डायरेक्शन सेम है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा क्यू वी क्रॉस बी, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो मूव करेगा। उसके पास एक ए एक्सेलरेशन होगा क्यू ई बाय एम, इस एक्सेलरेशन से वो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करने लगेगा।
इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यदि वो रेस्ट पोजिशन पे है। यदि वो मूव कर रहा है, यदि वो इनिशियली मान लो मूव कर रहा है, ये सेकेंड केस है, चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन y डायरेक्शन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि वो इनिशियली मूव कर रहा है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जैसे ही एंटर करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और फोर्स लगेगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, एक एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो सेम ही फोर्स लगेगा QE। और मैग्नेटिक और QE वेलोसिटी की डायरेक्शन यही रहेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अभी भी फोर्स 0 ही रहेगा, क्योंकि V और B परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सॉरी V और B एक ही डायरेक्शन में, साइन 0 0 होगा। ठीक है, तो सेम ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, लेकिन वेलोसिटी अलग होगी। वेलोसिटी पहले V थी, अब वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, V प्लस जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी V प्लस AT, ये इसकी फाइन टाइम के साथ है वो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एक एक्सेलरेशन है QE बाई m एक एक्सेलरेशन, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो टाइम के साथ है वो इंक्रीज करती होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है QE बाई m, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ। तो इस एक्सेलरेशन से, इस वेलोसिटी से, इस एक्सेलरेशन से वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब यदि चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, तो केस क्या होगा हमारे पास, देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यदि चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करे, एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करे तो क्या होगा, ठीक है, यदि चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करे तो क्या होगा, देखो यदि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लग जाता अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लग जाता। ठीक है, यदि हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये ऊपर चला जाता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो डायरेक्ट ये ऊपर चला जाता, इस वेलोसिटी से आ रहा था तो इस टाइप का मोशन होता। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो ऊपर मूव करने लग जाता। ठीक है, इसके अबाउट। तो अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, लेकिन E क्रॉस B ड्रिफ्ट तो नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल डायरेक्शन में। E क्रॉस B ड्रिफ्ट तो 0 होगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट नहीं होगी। लेकिन चार्ज पार्टिकल रोटेट भी करेगा और ऊपर की डायरेक्शन में भी मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो किस टाइप का मोशन होगा इसका, तो इसका जो मोशन होगा वो हेलिकल टाइप का होगा। लेकिन E क्रॉस B ड्रिफ्ट नहीं आएगी। E क्रॉस B ड्रिफ्ट कब आएगी, जब E और B में कुछ एंगल हो, E और B आपस में पैरेलल ना हो, तभी E क्रॉस B ड्रिफ्ट आएगी हमारे पास। ठीक है, E क्रॉस B ड्रिफ्ट कब होगी, जब E और B के बीच में कुछ एंगल हो। यदि E और B दोनों पैरेलल डायरेक्शन में तो E क्रॉस B ड्रिफ्ट नहीं होगी। तो यदि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो मूव करने के साथ साथ ये हेलिकल पाथ बनाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, यदि चाहिए वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो चार्ज पार्टिकल, दोनों केस में जो हमारा पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा। यदि E और B दोनों किसी एंगल पे हो, E और B किसी एंगल पे हो हमारे पास, ठीक है, B है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। इस केस में कहानी अलग हो सकती है। ठीक है, इस केस में जो कहानी है वो E क्रॉस B ड्रिफ्ट भी आएगी यहाँ पे। ठीक है, E क्रॉस B यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा, तो ये इस टाइप की ड्रिफ्ट आएगी इसमें। E क्रॉस B की डायरेक्शन में ये मूव भी करेगा, E क्रॉस B की डायरेक्शन में ये मूव भी करेगा, तो ऊपर भी चढ़ेगा, मूव भी करेगा E क्रॉस B की वजह से, और राउंड में भी मूव करेगा। तो इस टाइप से इसका मोशन होगा। ठीक है, हेलिकल भी होगा, E क्रॉस B ड्रिफ्ट भी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है हमारे पास, गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। सेकेंड टॉपिक है गाउस लॉ ऑफ
मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब हमें ये पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्लोज लूप बनाएगी। बचपन में तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि इसका जो सोर्स है और जो सिंक है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है। मैं क्लोज लूप बनाएगी हमेशा। किसी भी मैग्नेट को तुम कितना भी स्मॉल हिस्से में तोड़ लो, कोई भी मैग्नेट है हमारे पास, उसको कितना भी स्मॉल हिस्से में तोड़ लो, उसमें एक नॉर्थ और साउथ रहेगा ही रहेगा। मान लो इस मैग्नेट का हमने बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्ट ले लिया, बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया इस मैग्नेट, इसमें नॉर्थ और साउथ होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप ही बनाएगी। इसका मतलब है जो सोर्स और सिंक है, नॉर्थ है हमारे पास सोर्स और साउथ है हमारे पास सिंक, जो सोर्स और सिंक है वो दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, इनका अलग से कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। जो सोर्स एंड सिंक है, सोर्स एंड सिंक, ठीक है, वो दोनों टुगेदर होंगे, दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब जो मोनोपोल है उनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मोनोपोल है नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मोनोपोल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो इसका बिहेवियर है ये, जो कभी भी तुमने देखा होगा कोई भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट है उसको कितने भी छोटे हिस्से में तोड़ लो, उसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। नेचर ने ऐसा ही बनाया मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, नेचर ने मैग्नेटिक फील्ड को किस हिसाब से बनाया, उसका जो सोर्स है जहाँ से वो निकल रहा है और उसका जो सिंक है वो दोनों एक ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे है। तो हमारे पास गाउस लॉ हम यूज़ करते हैं। गाउस लॉ क्या होता है? किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है, जो किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो हमेशा जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में, बी डॉट एंड डी एस। ये क्यों जीरो होगा? क्योंकि जितना बाहर निकलेगा उतना ही दोबारा, मान लो ये हमारे पास मैग्नेट रखी हुई है, हमने मैग्नेट रखी हुई है, इसके बाहर हमने क्लोज गॉसियन सरफेस ले ली, यहाँ से जो निकलेगा यदि वो बाहर निकल रहा है तो वो एंटर भी वापस कर जाएगा इसी में, क्योंकि जो सोर्स है और सिंक है दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जितना फ्लक्स बाहर निकला उतना ही उसी पॉइंट में एंटर कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में अलग होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है हमारे पास, उसके केस में क्या होता है, जो सोर्स और सिंक है दोनों अलग पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग होगा, नेगेटिव चार्ज अलग होगा। यदि ये भी दोनों कंबाइन, यदि इनका भी यदि जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जीरो नहीं होता, वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। सोर्स और सिंक का, सोर्स पॉजिटिव चार्ज है, सिंक नेगेटिव चार्ज है, जहाँ से निकल रहा है फील्ड वो पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे एंटर कर रहा है फील्ड वो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे सोर्स और सिंक का जो एग्जिस्टेंस है वो एक साथ नहीं है, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी बाहर निकलेगी उतनी ही इसके अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है, जितनी बाहर निकलेगी उतनी एंटर कर जाएगी। जो टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज गॉसियन सरफेस से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। डाइवर्जेंस फ्लो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी क्लोज सरफेस से, हमेशा ये फ्लो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है मतलब क्लोज सरफेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो मतलब फ्लक्स अंदर जा रहा है, इसकी वैल्यू जीरो मतलब जितना बाहर आ रहा है उतना अंदर जा रहा है, या अंदर बाहर हो ही नहीं रहा, या तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं वहाँ तो भी जीरो होगा, या जितना बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर एंटर कर रहा है तब डाइवर्जेंस इसका जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो तुम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके। इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हो, डेल डॉट बी डी टो इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब होगा? जब डेल डॉट बी जीरो हो हमारे पास, या बी जीरो हो या डेल डॉट बी जब जीरो हो तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन हमारा जीरो होगा। तो मतलब डाइवर्जेंस जीरो होगा, मतलब सोर्स और सिंक एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करने का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो होगा। मतलब यदि मोनोपोल यदि एग्जिस्ट कर जाए, नॉर्थ और साउथ को यदि हम अलग अलग कर दें, नॉर्थ और साउथ को यदि हम अलग अलग कर दें, किसी भी मैग्नेट को तोड़ के, एक मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ हो, एक मैग्नेट में सिर्फ साउथ हो,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, नेचर ने ऐसा ही बनाया है जो मैग्नेट है उसको, ठीक है। एक पॉइंट पे नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। एक नॉर्थ किसी भी मैग्नेट को कितने भी स्मॉल हिस्से में तोड़ दो, उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो एक पॉइंट पे यदि हम कर दें, मान लो ऐसा, नॉर्थ और साउथ को दोनों को अलग अलग कर दें, सिर्फ नॉर्थ ही हो एक मैग्नेट में सिर्फ साउथ ही हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा, उसमें फिर ये जो डाइवर्जेंस है, ये जो हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे फिर एक मोनोपोल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जैसे चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, जैसे यहाँ पे एक मोनोपोल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा अपॉन म्यू नॉट, ऐसे कुछ करके टर्म आ जाएगी। तो हमारा एक कंप्लीट चैप्टर बन जाएगा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। जैसा हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, वैसे ही ये कंप्लीट चैप्टर होगा हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। फिर बहुत बड़ा चैप्टर होगा, इसमें फिर हम मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अलग अलग मतलब कंडक्टर के अंदर, वैसे कंडक्टर सोर्स नहीं है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे हमारे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, साउथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब चीज़ें मतलब सिमिलर चलेगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वैसे ही सिमिलर चलेगा मेरे पास, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। देखो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो भी बायो सावर्ट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे, जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे बायो सावर्ट लॉ है क्या। ठीक है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, जो आई करंट है इस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पी पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमें पता है कोई भी करंट यदि किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर एक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मान लो एक करंट का लेंथ एलिमेंट है dl, करंट का जो लेंथ एलिमेंट है dl, ये r डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है, जो dl और r दोनों बना रहे हैं वो एंगल हमारा थीटा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर इस करंट कैरिंग एलिमेंट dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा हमारा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी करंट होगा, जितना करंट फ्लो हो रहा है ये प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास dl साइन थीटा के, थीटा ये एंगल है बिटवीन r एंड dl साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये जो r डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे सभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम कंसिडर करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और dl की भी एक डायरेक्शन होगी, dl की वही डायरेक्शन होगी जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, dl की सेम डायरेक्शन होगी जो हमारी करंट की डायरेक्शन। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे हम यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये तुमने बचपन में सभी ने पढ़ा होगा बायो सावर्ट लॉ, लेकिन इसके न्यूमेरिकल नेट में पूछे जाते हैं और अलग टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे सभी। आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम dl क्रॉस r लिखें, dl क्रॉस r कैप लिखें तो साइन थीटा हट जाएगा यहाँ से r स्क्वायर। देखो dl क्रॉस r कैप होगा हमारे पास, dl क्रॉस r कैप होगा dl r कैप का मैग्नीट्यूड, dl का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, r कैप का मैग्नीट्यूड मतलब इस डायरेक्शन में, r कैप का यूनिट मतलब r का यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ये dl साइन थीटा ही होगा। तो dl साइन थीटा को हमने लिख दिया dl क्रॉस r कैप। तो r कैप को हम लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास है एक्सप्रेशन होगा इस dl एलिमेंट की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यदि हमें कंप्लीट कंडक्टर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो जस्ट हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जब हम एप्लीकेशन करेंगे अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे हम। तो इस टाइप से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, जैसे जैसे अलग अलग टाइप के कंडक्टर होंगे तो अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन होंगे हमारे पास। जो हमारा एलिमेंट लेंगे हम अलग अलग टाइप के लेंगे, लेंथ एलिमेंट हुआ, सरफेस एलिमेंट हुआ, ठीक है, उस टाइप के एलिमेंट होंगे तो अलग अलग टाइप से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सरफेस भी हो सकता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, सरफेस भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, अब देखो हमें पता है जो आई है यहाँ पे करंट है वो क्या होगा, जे इंटू ए। आई है हमारे पास जे इंटू ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई होगा जे इंटू ए। तो इसको क्या लिख देंगे, देखो आई को लिख दिया हमने जे इंटू ए। ठीक है, तो आई डी एल को क्या लिख देंगे हम, आई डी एल जे ए डी एल। ए डी एल को हम लिख देंगे वॉल्यूम उस लेंथ एलिमेंट का, डी एल का जो लेंथ एलिमेंट है उसका वॉल्यूम, जे डी टो। ठीक, आई डी एल को लिख दिया हमने जे टी टो। जे है करंट डेंसिटी, जे यहाँ पे होगा करंट डेंसिटी, जे होगा करंट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो क्या होगा अब, म्यू नॉट अपॉन गॉस लॉ ऑफ बायो सावर्ट लॉ क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह लिख दिया हमने जे डी टो, जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी टो। ये भी एक अलग फॉर्म है बायो सावर्ट लॉ की, जे की फॉर्म में, जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, एक फॉर्म और लिखेंगे हम यहाँ पे, वेलोसिटी की टर्म में भी हम लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम मूव कर रहे हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी टर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये क्या होगा हमारे पास, dB है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास dB होगा। आई डी एल को एक तो लिख दिया हमने जे डी टो, जे डी टो। अब हमें पता है जो जे है वो क्या है, एन ई वी। यहाँ पे जो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, ई है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जे की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे डी टो। तो ये हमारे पास एन है चार्ज कैरियर पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास डी टो। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टोटल वी इंटू एन ई, डी टो को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई डी टो। ये हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ और इंटू, तो ये इस टर्म को हम टोटल लिख देंगे चार्ज। ठीक है, वी इंटू डी क्यू, ये हमारी टर्म होगी डी क्यू। डी क्यू क्या होगा हमारे पास, एन ई डी टू। ये है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ इंटू वॉल्यूम इंटू चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी क्यू चार्ज इस लेंथ एलिमेंट में। ठीक है, कितना डी क्यू चार्ज होगा, जिसका एरिया हमारे पास ए है, इस लेंथ एलिमेंट का एरिया ए है, इस लेंथ एलिमेंट में हमारे पास कितना चार्ज होगा वो ये होगा डी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, वी डी क्यू। तो आई डी एल को हम और क्या लिख सकते हैं, वी डी क्यू। तो हमारा जो बायो सावर्ट लॉ अब क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई डी एल को लिख दिया हमने वी डी क्यू। तो डी क्यू तो बाहर आ जाएगा, तो वी क्रॉस आर, वी क्रॉस, वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर क्यूब इंटू डी क्यू। तो ये भी हमारे पास एक अलग फॉर्म होगी हमारी बायो सावर्ट लॉ की। एक क्या फॉर्म थी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब डी टो, एक ये फॉर्म थी हमारे पास, और एक जो शुरू में लिखी थी आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये तीनों फॉर्म बायो सावर्ट लॉ की होगी। ठीक है, अब इसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं बायो सावर्ट लॉ की। एक हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं
राइट हैंड के थंब रूल से, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हम निकालेंगे राइट हैंड के थंब रूल से। कैसे? ये हमारा राइट हैंड है, इसका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में कर दो, तो जो फिंगर्स होगी, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में कर दो। यदि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो अंदर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है। यदि थंब को हम करंट की डायरेक्शन में करते हैं तो फिंगर अंदर की तरफ जा रही है। यदि इस साइड देखें, हम इस रीजन में देखें तो करंट इस डायरेक्शन में, थंब इस डायरेक्शन, फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाएगा यहाँ, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, इधर से एंटर करेगा उधर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कोई फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। एक हमारे पास फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ये फाइनाइट वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। इस फाइनाइट वायर से मान लो सेंटर से नहीं, किसी भी पॉइंट पी पे हमें जो डी डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फाइनाइट वायर है तो मतलब इस वायर के जो एंड हिस्से हैं वो मान लो ये एंगल बना रहा है यहाँ से अल्फ़ा, और ये एंगल बना रहा है यहाँ से बीटा। मतलब जो सेंटर पॉइंट है वो, जो पी पॉइंट है वो बीच में नहीं रखा, कहीं वायर के सेंटर में नहीं रखा, किसी भी जनरल पॉइंट की हम बात करें, लेकिन वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वायर के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे, गाउस बायो सावर्ट लॉ से डिस्कस करेंगे। एक लेंथ एलिमेंट लेंगे DL, ठीक है, ये एक DL लेंथ एलिमेंट है, और ये जो इस पॉइंट से O पॉइंट से ये L डिस्टेंस पे, मान लो O पॉइंट से ये L डिस्टेंस पे है और DL इसकी लेंथ है। इसकी वजह से इस पॉइंट P पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको एंगल थीटा मान लो। इस DL, ये जो DL है एक एंगल बनाएगा यहाँ पे D थीटा, DL यहाँ पे एंगल, ये होगा हमारे पास एंगल D थीटा। जो DL लेंथ एलिमेंट है वो यहाँ एंगल बना रहा है D थीटा, और ये इससे थीटा एंगल पे है सेंटर से, इस एक्सिस। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इस लाइन से वो थीटा एंगल बना रहा है। तो इस DL लेंथ एलिमेंट की वजह से टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके अंदर टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस DL लेंथ एलिमेंट की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा DB, वो क्या होगा, DB मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये R है हमारी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो R है और ये एंगल थीटा है। तो DL क्रॉस R में हमें एंगल देखना है। DL की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, DL क्रॉस R, देखो L क्या होगा यहाँ पे, ये जो L है ये कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल में देखो ये जो डिस्टेंस है D है, तो L क्या होगा यहाँ पे, तो tan थीटा लगा दो, tan थीटा इक्वल टू, देखो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसको इंटीग्रेट करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। इंटीग्रेट हम किस टर्म में करेंगे, थीटा के टर्म में, थीटा के टर्म में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो सभी टर्म हैं, जो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन सी है, DL वेरी कर रहा है, R वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम अलग अलग पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, L भी वेरी कर रहा है, जो लेंथ एलिमेंट है उसकी जो डिस्टेंस यहाँ से वो भी वेरी कर रही है, और थीटा भी वेरी कर रहा है, और क्या वेरी कर रहा है, ये जो डिस्टेंस R है ये भी वेरी कर रही है अलग अलग पॉइंट पे। इस पॉइंट से अलग अलग पॉइंट पे हम देखेंगे तो R भी चेंज हो रहा है। तो इन सभी को एक वेरिएबल में लेके आओ पहले, जिसको हम इंटीग्रेट कर सके। हम इन सभी को थीटा में लेके आएंगे, L को थीटा में लेके आएंगे, R को थीटा में लेके आएंगे, इन सभी को हम थीटा में लेके आएंगे, और थीटा को इंटीग्रेट करेंगे अल्फ़ा से बीटा, क्योंकि यहाँ पे है अल्फ़ा और यहाँ पे है बीटा। तो इन सभी को थीटा में कन्वर्ट करना है। तो L को करते हैं पहले, इस ट्राइंगल में देखो, जो ट्राइंगल हमारा है इसको A मान लो, OAP, जो ट्राइंगल है OAP। इस ट्राइंगल में देखो जो tan थीटा होगा हमारे पास, tan थीटा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L होगा हमारे पास D tan थीटा। तो DL क्या होगा हमारे पास, D sec स्क्वायर थीटा D थीटा, ये हमारे पास DL होगा, D sec स्क्वायर थीटा D थीटा। यहाँ DL क्रॉस R को लिख देंगे DL R sin थीटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL R sin थीटा अपॉन R से एक R कट जाएगा तो ये R स्क्वायर ही बचेगा, आई DL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो क्या होगा, ये हमारे पास dl आ गया हमारे पास d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब r देखना हमें, r क्या होगा, ये r है हमारे पास, ये r है। कौन सा लॉ लगाओगे यहाँ पे, cos थीटा लगा लो। cos थीटा से क्या आएगा हमारे पास, बेस अपॉन, cos थीटा से आएगा बेस अपॉन d अपॉन, cos थीटा से आएगा हमारे पास, cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस r। तो r क्या होगा, d sec थीटा, क्योंकि r को उधर ले जाएंगे, cos थीटा नीचे आएगा, cos थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा d sec थीटा। क्योंकि बेस होगा, cos थीटा होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस r, d अपॉन r, तो r आ जाएगा d sec थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, dl को लिख दिया हमने d sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर को लिख दिया हमने डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन डी, ठीक है। ये आ जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा अपॉन डी, ठीक है। और यहाँ पे देखो डी थीटा आएगा, dl को लिखा हमने डी सेक स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा भी आएगा, यहाँ पे साथ में आएगा डी थीटा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड को हमने सिर्फ थीटा के टर्म में लिख लिया है, dB को सिर्फ थीटा के टर्म में क्या आ गया हमारे पास, देखो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल है, एल भी है, आर भी है, थीटा भी है, या तो एल की टर्म में कन्वर्ट कर लो, या आर की टर्म में कन्वर्ट कर लो, या थीटा की टर्म में। थीटा की टर्म में ज़्यादा ईजी होगा इंटीग्रेट करना, इसलिए हमने इसको थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी साइन थीटा डी थीटा, बस इसको इंटीग्रेट कर दो। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा की लिमिट होगी माइनस अल्फ़ा, ये रेफरेंस लाइन लिए, इसके नीचे वाला एंगल माइनस अल्फ़ा से प्लस बीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस अल्फ़ा से प्लस बीटा। तो ये आएगा क्या हमारे पास, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। हमने जो dl क्रॉस r लिखा, देखो हमने यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पे dl क्रॉस r को क्या लिखा, dl क्रॉस r वेक्टर लिखा हमने dl r साइन थीटा, लेकिन ये थीटा नहीं होगा। dl और r के बीच में एंगल क्या है, ये dl है, dl की ये डायरेक्शन है, ये r है हमारे पास, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, हमने थीटा ही ले लिया वो एंगल। यहाँ पे एक हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमने डायरेक्ट साइन थीटा ले लिया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट साइन थीटा ले लिया, लेकिन यहाँ पे dl और r के बीच का एंगल क्या है, dl और r के बीच का एंगल ये थीटा है, तो हमारे पास ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ये 90 है, तो ये होगा हमारे पास 90 प्लस थीटा। dl और r के बीच का एंगल होगा हमारे पास 90 प्लस थीटा। हमने डायरेक्ट देखो क्या कर लिया, हमने डायरेक्ट थीटा ले लिया, लेकिन dl और r के बीच का एंगल डायरेक्ट थीटा नहीं है, ये dl की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन में, ये dl है और ये r है, तो ये एंगल होगा हमारा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा आएगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा, इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम कोस थीटा डी थीटा। इसको याद रखना, ये 90 प्लस थीटा होगा, या कोस थीटा लिख लो, क्योंकि dl और r में एंगल देखना है, dl है करंट की डायरेक्शन में, r है ये डायरेक्शन में, r है इस डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 प्लस थीटा। तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, इसको कर लो म्यू नॉट आई 4 पाई डी कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा टू बीटा, तो म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन बीटा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन बीटा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से जो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अल्फ़ा है नीचे वाला एंगल, बीटा है ऊपर वाला एंगल। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो थंब रूल से निकालेंगे, अंदर की डायरेक्शन में डायरेक्शन होगी इसकी, इस साइड में देखेंगे तो वो बाहर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, यदि ये जो वायर है वो इन्फिनाइट वायर हो
तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और सेमी इन्फिनाइट वायर हो तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्फिनाइट वायर की वजह से, इन्फिनाइट वायर हो, इन्फिनाइट हो और ये पॉइंट P है, तो इन्फिनाइट हो तो ये जो एंगल अल्फ़ा और बीटा है ये लगभग 90 डिग्री के हो जाएंगे। अल्फ़ा और बीटा एंगल होंगे ये अराउंड 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमारा ये जो फॉर्मूला sin 90 + sin 90 1 + 1 2, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0 I/4πd × 2, तो आएगा μ0 I/2πd। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इन्फिनाइट वायर की वजह से। यदि इसी वायर को सेमी इन्फिनाइट कर दें हम, सेमी इन्फिनाइट मतलब एक साइड की वायर हमने हटा दी, एक साइड से इन्फिनिटी वायर, तो सेमी इन्फिनाइट के लिए अल्फ़ा होगा 0, बीटा होगा 90, अल्फ़ा होगा 0, बीटा होगा 90, तो अल्फ़ा 0 बीटा 90, साइन 0 वाला 0 हो जाएगा, साइन 90 वाला 1 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसका हाफ आ जाएगा, जो फाइनाइट की वजह से आया जस्ट इसका हाफ 4πd। एक 0 रख देंगे, एक 90 पुट कर देंगे, तो μ0 I/4πd। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, इन्फिनाइट वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर। ठीक है, लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, उसकी एक्सिस पे, उसके सेंटर पे, और साथ ही इन तीनों की कंबाइंड हम प्रॉब्लम भी करेंगे जो नेट JRF या IIT JAM में पूछी जाती है। ठीक है, हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, ठीक है, उसके सेंटर पे, उसकी एक्सिस पे, फिर इनकी कंबाइंड प्रॉब्लम जो बनती है, जो नेट JRF में बनती है जिस हिसाब की, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके एक हमें और भी कैलकुलेट करना है, हमें ड्यू टू सोलेनॉइड भी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो भी आई थिंक हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद कंबाइंड हम प्रॉब्लम करेंगे सभी की, 1 या 2 लेक्चर हम कंबाइंड प्रॉब्लम ही करेंगे, फिर उसके बाद हम एम्पियर लॉ पे आएंगे। ठीक है।